हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू आर इन्जॉइंग आई होप यू एंजॉयड योर दिवाली वैकेशन, राइट? तो चलते हैं वापस अपने शेड्यूल पे, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन और जे एग्जामिनेशन तो चेंज होने वाली नहीं है। आई होप आपने सबने दिवाली में बहुत इन्जॉय किया होगा। यू मस्ट हैव सारी मिठाइयाँ खाई होगी आप लोगों ने। यू मस्ट हैव गॉन टू योर प्लेसेस एंड ट्रैवल किया होगा। नाउ इट इज़ बिन विंटर, तो ठंड भी थोड़ी बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा अपना, एंड साथ में कोरोना से बचिएगा है ना। तो चलो, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? आई थिंक जब हम लोगों का लास्ट डे था ऑफ द लेक्चर एंड देन वी गॉट वेरी ब्यूटीफुल वैकेशंस, तो हम लोग शायद अल्टरनेटिंग करंट के एक पार्ट तक पहुँचे थे। वी हैव नोन व्हाट एग्जैक्टली अल्टरनेटिंग करंट वाज। हम लोगों ने जो जर्नी स्टार्ट किया था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आई गेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज व्हाट। हम लोगों ने इसमें कुछ नई नई चीज़ें भी देखी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये था कि हमारा सवाल ये था कि व्हेन वी हैव द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन वी जनरेट करंट। सो यस, वी कैन जनरेट करंट, एंड इफ यू कैन जनरेट द अमाउंट ऑफ करंट, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड। तो हमने वहाँ देखे फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। लेंज लॉ में हम लोगों को नाम दिया उसको अमिताभ बच्चन। कौन सा मूवी का था वो? इट वॉज ऑफ मोहब्बतें। सो ऐसे हम लोगों ने कई नाम अलग अलग दे करके वी हैव गॉन विद दैट, एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशंस। हाँ, थोड़े बहुत वेरिएशंस थे, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि द फिजिकल क्लासरूम इज़ मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू दिस थिंग। आई एम द ट्रू बिलीवर दैट कि फिजिकल क्लासरूम होना चाहिए अब, क्योंकि मेरे जितने दोस्त बने हैं, जिन दोस्तों से मैं दिवाली में मिला था अभी, I have met them when I was doing either my engineering or I was working in a company or I was was in 11th and 12th as you are right now. तो वो मेरे दोस्त बन चुके हैं। I have a very good bonding with them. The same is with you. Right now I'm meeting hell lot of the people on LinkedIn, Twitter, Instagram. मैं मिल रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, हो रहा है, but I don't develop that amount of trust and the connection, है ना। वो क्लास में टीचर पलटे तो किसी को टपली मारना, फिर किसी के बाल खींचना, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी पे कमेंट पास करना, दोस्तों से मिलना, टिफ़िन शेयर करना। दिस आर सम ब्यूटीफुल इवेंट्स दैट इज़ हैपन विथ मी एंड हैपन विथ यू एज वेल। आप लोगों के आज जो दोस्त हैं, आप उनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो बिकॉज आप उनसे मिले हो। यू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज़। कुछ लोग हंस भी रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे हम लोग वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर मेंट फॉर सोशलाइजिंग, वी आर मेंट फॉर डूइंग दिस। बट ठीक है, अभी और कंडीशन कुछ दिनों तक we have to face this effect and we have to be with the part of that. So just bear with few more days because examination won't gonna change. एग्जामिनेशन जो है ये चेंज नहीं होगी। एग्जामिनेशन तो वैसे के वैसे रहने वाली है, तो हम लोग ऐसे तो बैठ नहीं सकते कि यार एग्जामिनेशन नहीं होगा तो व्हाट वी कैन डू, वी हैव द प्लेटफॉर्म सो वी कैन डू विद दैट। बट जब तक आपका और मेरा कनेक्शन नहीं होगा, आई मीन वी हैव टू मीट ऑनलाइन ऑन द जूम मीटिंग, बट लेट्स जस्ट कनेक्ट ईच अदर। So if you get connected with me, I can help you out in going for your career, deciding your path and taking up the branches, either in engineering or in medical, because I've been doing it from last 8 years. And I have done my BTech and M.Tech, so I have known many people. So I can help you out, but we have to be, connected, or connection has to be there. So ठीक है, चलते हैं आगे आज की कहानी की तरफ। तो we have to continue with the same topic, that is alternating current or alternating current. हम लोगों ने क्या देखा था कि what will happen if you connect AC across resistor, what will happen, नहीं हमारा बाकी था what will happen AC across resistor, what will happen if you connect AC across inductor और AC across capacitor। ये हमारे टॉपिक बचे हुए थे। हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो कौन सा था कि what was the average value, what was the IRMS value, what is the ERMS value, what is IRMS, what is VRMS। हम लोगों ने इनके बारे में बात कर ली कि IRMS क्या होगा, VRMS क्या होगा, हमने ये देख लिया था। तो हमको मालूम पड़ा कि हमारे पास में जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है IRMS, इट वॉज 0.707, और फिर I0/√2। चलो मैं लिख लेता हूँ बोर्ड के ऊपर ताकि आपको वापस रिकॉल हो जाए। और ये वैल्यूज़ आपको मैंने पहले भी कही थी कि आपको ये वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए। देयर इज नो अल्टरनेटिव दैट कि आप वैल्यूज़ याद ना करो, चल जाएगा। सो द फर्स्ट वैल्यू दैट आई एम राइटिंग इज कॉल्ड एज I0 और E0। दीज आर कॉल्ड एज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, है ना। I stands for current and E stands for voltage. Then we have talked about IRMS or ERMS, which was I0/√2 और E0/√2। हम लोगों ने ERMS और IRMS के बारे में चर्चा कर ली थी कि ये कितना होगा, I0/√2 और E0/√2। फिर हम लोगों ने बात कर ली थी I average और E average के बारे में। इट वॉज 0.637 ऑफ I0 और 0.637 ऑफ E0। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए।
फंक्शंस हम लोगों ने डिफाइन कर रखे थे। ये वाला जो फंक्शन था इसको हम लोग बोलते थे साइनोसाइडल फंक्शन, और ये वाला जो फंक्शन था इसको हम लोग बोलते थे कोसाइन फंक्शन, राइट। कोसाइन वेवफॉर्म और साइन वेवफॉर्म, बिकॉज cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसलिए हम लोगों ने ये लिख रखे थे। और ये वैल्यू आपको समझ में आ चुकी है। हम लोगों ने एवरेज निकाला भी है। IRMS और ERMS निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसको स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकाल लो और फिर उसको रूट ले लो। उल्टा पढ़ना है, रूट मीन स्क्वायर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज IRMS और ERMS। सो IRMS का मतलब क्या है, स्क्वायर करो, मीन लो, रूट निकाल लो। सो रूट मीन स्क्वायर। ये क्यों किया था, क्योंकि आपको पता था कि सर AC में तो आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है। इफ आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है तो जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो तो जीरो होगी। यदि एवरेज वैल्यू जीरो है तो हमारे जो अप्लायंसेस है, जो लाइट चल रही है, कैमरा चल रहा है, सब कुछ चल रहे हैं, सॉरी कैमरा तो DC पे है, तो बाकी जो AC पे चल रहा है वो तो जीरो होना चाहिए ना सर, बट जीरो तो हुआ ही नहीं है। जीरो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द एवरेज वैल्यू इज देयर। हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज आता, कितना वोल्टेज था वो 220 वोल्ट, 5 एम्पियर, साथ में फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी 50 हर्ट्ज, दैट वाज द वैल्यू। बट क्या ये आपका पीक वैल्यू था, क्या ये आपका पीक वैल्यू था? आपके अप्लायंसेस पे लिखा होता है कि इतना वैल्यू है, बट पीक वैल्यू कितना था? मैंने प्रूव किया था कि द पीक वैल्यू दैट वी हैव इज नथिंग बट 311 वोल्ट। जो हमारे पास में सप्लाई घर पे AC आता है वो हम लोग क्या लिखेंगे, 311 साइन ऑफ 100 पाई टी। आई होप यू रिमेंबर दिस वन। तो जब आपको करंट लगता है तो आपको करंट लगने के लिए 220 वोल्ट लगता है कि 311 वोल्ट लगता है? मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो 311 वोल्ट का होगा। बट एक कॉमन इंसान को समझाने के लिए, फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट कि यार हम लोग बिल तो एनर्जी का पे करते हैं, विच इज कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, कि 5 यूनिट होगा कि 6 यूनिट होगा कि 7 यूनिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। सो यूनिट को जो हम लोग करते हैं वो एनर्जी है, तो एनर्जी आप 311 साइन 100 पाई टी लेके निकालो या 220 वोल्ट 5 एम्पेयर लेके निकालो, वो सेम ही आएगा। तो बेटर वे ये ना समझाते हुए हम लोग कॉमन इंसान को बोलते भाई तो ये याद कर ले कि 220 वोल्ट 5 एम्पियर है, इससे एनर्जी कैलकुलेशन कर ले, जो तेरा एनर्जी कैलकुलेशन आएगा वही मेरा एनर्जी कैलकुलेशन किससे होगा, इट इज द सेम एनर्जी कैलकुलेशन डन बाय 311 साइन 100 पाई टी। कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है और कहीं से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमको समझ में आ गया कि सर ठीक है हम लोग 220 वोल्ट 5 एम्पियर लेते हैं, बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट वी नो दैट इट इज नथिंग बट 311 साइन 100 पाई टी। दैट इज द वैल्यू दैट वी हैव इन द करिकुलम, दैट इज द वैल्यू दैट वी हैव इन अप्लायंसेस। और हमको बताने के लिए जो वैल्यूज लिखी जाती है, ये जो वैल्यूज लिखी होती है अप्लायंसेस के ऊपर कौन सी वैल्यू लिखी होती है, ये RMS वैल्यूज। तो ये तो आपका क्विक रिवीजन हुआ जो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग फिर से वही देखेंगे। आई थिंक मैंने AC अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर समझा दिया था। I will just recall it once again with you कि what exactly going to happen with inductor, what exactly going to happen with capacitor, what exactly going to happen with the resistor, and then we will go on with the combination of RL and C circuits। तो कॉम्बिनेशंस है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो हमको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, साथ में हमको इसके कॉम्बिनेशंस भी आने चाहिए, कितने एंगल से क्या होगा, कैसे होगा। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके आपको यदि याद है पुराना सब कुछ, आपने होमवर्क प्रैक्टिस की है, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन इन योर लॉकडाउन पीरियड और योर वैकेशन पीरियड। बट नहीं किया हो कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से इस बार इसको रिकॉल कर लो, लिख लो अपने पेज में और अपने दिमाग में बिठा दो। रात को यदि आपको मैं रात को उठा करके पूछूं, यदि गलती से मैं अहमदपुर आ गया और मैं पूछूं आपको कि बताओ घर पे वोल्टेज मैक्सिमम कितना, तो 220 वोल्ट मत बोलना। तो मैक्सिमम वोल्टेज दैट वी हैव इज 311। समझाने के लिए कितना बोलते हैं हम लोग, 220। इसका मतलब जो हमारे खेत में पंप छोड़े हुए हैं, जो हमारे खेत में 3 फेज लाइन दी होती है, 1 फेज, सिंगल फेज और ट्रिपल फेज लाइन, तो ट्रिपल फेज लाइन में वो लोग बोलते हैं 440 वोल्ट, बोलते भी कई बार 440 वोल्ट का झटका, है ना। तो 440 वोल्ट जो है वो अगेन कौन सी वैल्यू है, RMS, दैट इज नॉट द मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होगा, 440 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 440 मल्टीप्लाइड बाय √2। उसका जो आंसर आएगा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। बट उससे एनर्जी कैलकुलेशन करो या फिर इससे एनर्जी कैलकुलेशन करो, बात तो एक ही आने वाली है। तो हम लोग 440 बोल के मोक ले जाते हैं, है ना। चलो तो आगे चलते हैं। सो हमको यहाँ पर पढ़ना था कि व्हाट विल हैपन, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो सप्लाई आता है दैट इज AC, हमारे यहाँ पे DC आता ही नहीं है। वॉट एवर सप्लाई वी गेट एट द आउट ऑफ अवर होम इट इज AC। सो वी हैव टू वेरी अश्योर्ड एंड वी हैव टू वेरी कोप अप विद दैट कि हमारे घर में जब AC आता है तो हम लोग काम कैसे करवाते हैं AC को,
हम लोग कैसे डील करते हैं, मैंने आपको कहा भी था, किसी किसी कंट्री में फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 60 हर्ट्ज, इन सम कंट्री द फ्रीक्वेंसी इज गोना बी 90 हर्ट्ज, इन सम कंट्रीज गोना बी 110 हर्ट्ज, बट दैट इज नॉट द डिफरेंस। हर एक कंट्री का अपना अपना है यार, उनको करने दो। तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई AC अक्रॉस रजिस्टर। हम लोगों ने देखा हुआ है, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ वापस, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट AC अक्रॉस R, L एंड C। ठीक है, सपोज मेरे पास में रजिस्टर था ऐसे, आपने उसको एक AC सप्लाई कनेक्ट कर दिया था, विच इज E इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसमें से मेरा करंट बहा था I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी R। मैंने कहा था कि यदि फेजर डायग्राम में ये आपका करंट में हमेशा कहाँ पे लूँगा, करंट अक्रॉस रजिस्टर, आई विल टेक इट एज एक्स एक्सिस। तो जो मेरा EMF अक्रॉस रजिस्टर होगा वो भी कैसा होगा, फेज में, दैट इज देयर इज नो फेज डिफरेंस। करंट और वोल्टेज में किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यदि उसका आप वेवफॉर्म और डायग्राम ड्रॉ करने जाओ तो ये आपका करंट होगा, तो यही आपका EMF। दोनों स्टार्टिंग भी सेम पॉइंट से हुए, मिले भी सेम पॉइंट पर, साथ में खत्म भी सेम पॉइंट पर हुए। दिस इज I, दिस इज E, दिस इज I, दिस इज E। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। So in resistor of resistance of value R, there is no phase difference between the value of resistance and the value of current and value of voltage. ये AC across R हुआ, है ना। Then second device that we have, I hope तुम सबको याद होगा, ये आपको याद करना ही है, आपको समझना ही है। बाद में एक मैं टेबल बना देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रह जाए, है ना। चलो, यदि फिर से मैं लिखूँ कि AC अक्रॉस कैपेसिटर, एक हमारे पास में यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसके यहाँ पर सारा प्लस 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 प्लस, यहाँ पे सारा माइनस 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 जमा हो गया। तो हमने कैपेसिटर के लिख रखा था कि इट इज़ नथिंग बट ICE। इन कैपेसिटर C करंट लीड्स एंड EMF लैग, बराबर। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, करंट लीड करता है, EMF लैग करता है। जो पहले आ रहा है वो करंट, जो बाद में आ रहा है वो EMF। तो I बराबर क्या आएगा, I बराबर I0 कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसको हमने लिखा था I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब करंट वॉज लीडिंग इन दी कैपेसिटर। तो यदि मैं करंट का फेजर डायग्राम यहाँ बनाऊँ, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, तो जो मेरा EMF है, EMF अक्रॉस कैपेसिटर नीचे जाएगा एंड इट विल बी लैगिंग बाय द एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो करंट लीड करेगा और EMF लैग करेगा। तो इसके अंदर जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो ये जो जीरो से स्टार्ट होगा ऐसे जाएगा, ये क्या होगा आपका EMF, एंड दिस डायग्राम इज फॉर योर करंट। तो आप देखोगे तो करंट पहले पहुंच गया और EMF बाद में आया, कुछ डिफरेंस है इसके बीच में। तो हम लोग बोलेंगे कि इन कैपेसिटर C द करंट लीड्स एंड EMF लैग्स। करंट लीड कर रहा है एंड EMF क्या कर रहा है, EMF लैग कर रहा है। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक वैल्यू डिफाइन की थी विच इज कॉल्ड एज XC। इसको हम लोगों ने बोला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल रखा था कि XC इज नथिंग बट 1/2 पाई f मल्टीप्लाइड बाय C, दैट इज द वैल्यू ऑफ XC एंड इट इज मेजर्ड इन ओहम, है ना। हम लोगों ने और भी इसके बारे में चर्चा की थी कि कैपेसिटर के अंदर क्या होगा कि वो भाई साहब AC को क्या कर देगा, पास कर देगा, और DC को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। दैट इज अबाउट कैपेसिटर। तो देख लो एक बार, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में अबाउट अल्टरनेटिंग करंट आई हैव प्रूव्ड इट ऑलरेडी, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज वी गोना चेंज द सिनेरियो ऑफ टीचिंग, सो आई होप इट विल वर्क आउट फॉर अस एज वेल। देखते हैं। तो कैपेसिटर में क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस वन, ऐसे चेंज हो जाएगा एंड द फंक्शन इज बी द सेम। ठीक है, तो एक बार देख के लिख लो, बिकॉज हमको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, हमको कॉम्बिनेशन समझना है कि कॉम्बिनेशन कैसे होगा। सो इट इज नॉट अबाउट कैपेसिटर, इट इज नॉट अबाउट रजिस्टर, इट इज अबाउट इंडक्टर, बिकॉज ये तीनों जो हैं, दिस थ्री आर बीइंग कॉल्ड एज द पैसिव कंपोनेंट्स। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स, एंड इन पैसिव कंपोनेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन समथिंग, इट इज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ अस टू डू समथिंग। आपको मैं समझाऊंगा व्हाट इज पैसिव व्हाट इज एक्टिव, पर पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो एक बार हम लोग रिकॉल कर लें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा आ गया भाई साहब इंडक्टर
of value L in EMF across inductor is given as minus L di by dt। कैपेसिटर पढ़ चुके थे हम लोग। L का मतलब था इंडक्टर, हम लोगों ने इसको सेल्फ इंडक्शन के नाम से भी जाना था, हम लोगों ने इसको म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से भी जाना था। यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरा करंट I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी फ्लो हो रहा है, तो मेरे पास में जो EMF आएगा वो क्या आएगा, E बराबर E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, दैट मीन्स E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो जो मेरे पास में करंट आया वो क्या आया, I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो मेरे पास EMF आया वो क्या आया, E बराबर E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। मैंने इसके पास में ऐसे ही अपना करंट भी निकाल लिया, ऐसे ही मैंने अपना EMF निकाल लिया। और वर्ड क्या था अपना, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, IPL मैंने 2 बताए थे, सॉरी बुक ऑफ ELI, सॉरी ELI, पहला वर्ड अपना ELI था कि इंडक्टर में द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई हैव गिवन वाज द L स्टैंड्स फॉर योर इंडक्टर। इंडक्टर में द EMF विल लीड एंड द करंट विल लैग। श्योरली इंडक्टर के अंदर क्या होगा, EMF विल लीड एंड करंट विल लैग। सेकेंड द वर्ड दैट आई हैव गिवन वाज नथिंग बट योर IPL, कि भाई साहब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा। इफ पोटेंशियल लीड करेगा तो करंट लैग करने वाला है ना। तो यदि हम लोग फेजर डायग्राम निकाले और मैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस ले लूँ, इंडक्टर अलोंग एल एक्सिस, तो जो मेरा EMF है वो ऊपर चले जाएगा इस बार एट एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। कैपेसिटर में यही आपका जो EMF था वो नीचे आ गया। देखो याद रखना कि मैंने करंट को हमेशा के लिए एक्स एक्सिस पर रखा है ताकि मेरे पास में एक रेफरेंस पॉइंट हो जाए। इफ यू गेट वन रेफरेंस पॉइंट देन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू मेक श्योर ये फंक्शन बनता कैसे है। फेजर डायग्राम में निकाल चुका हूँ, यदि मुझे वेवफॉर्म्स निकालने होंगे, ये वेवफॉर्म बताओ किसका और बताओ ये वेवफॉर्म किसका। इक्वेशन देखो, I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यदि 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये क्या होगा, आपका करंट हो जाएगा ये वाला। दिस इज द पॉइंट वेयर द करंट विल गोना हैपन। देन इफ कॉस फंक्शन में है तो कॉस 0 कितना होगा 1, मतलब ये EMF, तो ये क्या आएगा आपका EMF। देखो EMF पहले आ गया करंट से, सो EMF लीड इन इंडक्टर एंड करंट लैग्स इन इंडक्टर। एक ही बात है, EMF जीत गया करंट हार गया, या करंट हार गया EMF जीत गया, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने एक नया चीज डिफाइन किया था विच वॉज कॉल्ड एज XL, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड द वैल्यू ऑफ XL इज नथिंग बट 2 पाई FL। XC was nothing but 1/2 pi FC and XL is nothing but 2 pi FL। यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे कि भाई साहब ये जो था ये AC को ब्लॉक करता है और ये DC को पास करता है। AC को ब्लॉक क्यों करता है, बिकॉज AC के अंदर क्या होता है, परिवर्तन, और ये इंडक्टर भाई साहब हमारे ऐसे हैं कि इनको परिवर्तन बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इफ इट डजंट लाइक्स द चेंज, if it doesn't make sure that the change is going to happen, so we can just simply say that inductor does not like any kind of change which will going to happen, and inductor does not like any kind of what we can say choke coil। हम लोगों ने इंडक्टर को अलग अलग नाम दिए थे, हम लोगों ने इसको बोला था कि ये चोक कॉइल की तरह भी काम करेगा। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्यों बोला था हमने इसको, बिकॉज इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच अपोजेस चेंज। और वैसे ही आपका जो इंडक्टर भी है वो क्या कर रहा है, इंडक्टर इज ऑल्सो देयर विच इज सिंपली अपोजिंग द चेंज। एंड इफ इंडक्टर इज सिंपली अपोजिंग द चेंज, तो हम लोग क्या लिखे इसके बारे में, इट इज बीन ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो, बिकॉज इसके बाद में हम लोग एक बार पूरा साथ में पढ़ लेते हैं, साथ में समझ लेते हैं, एंड देन वी गोना स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ R, L एंड C, है ना। चलो हम लोग टेबल बना लेते हैं सीधा सीधा, ताकि हमको याद रह जाए सब कुछ। और वो टेबल याद करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दैट। चलो बहुत बढ़िया सर, स्क्रीन क्लियर। चलो देखते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, दिस इज AC अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों R, L एंड C। भाई चल तो सिर्फ चल R, C एंड दिस इज L। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ करंट, दिस इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन ऑफ EMF E नॉट
साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब कोई अंतर नहीं है। कैपेसिटर का बोलो क्या होगा, कैपेसिटर में क्या याद करना पड़ेगा आपको, आई सी ई, और यहाँ क्या याद करना पड़ेगा आपको, ई एल आई। रजिस्टर में देयर वाज नो एनी सच वर्ड बिकॉज एवरीथिंग वाज इन फेस, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं था। तो क्या लिखो, आई का इक्वेशन, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट cos of omega t and E is equals to E naught sin of omega t, मतलब करंट लीड करता है और EMF लैग करेगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और E बराबर E नॉट cos ऑफ ओमेगा टी। ध्यान दो, देखो एक बार कि कहाँ पर क्या चेंज हुआ है। मैंने करंट रेजिस्टेंस में जो लिखा था वो I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, EMF जो लिखा है वो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। कैपेसिटर में I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, E बराबर E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, L के अंदर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, E इक्वल्स टू E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ICE और ELI याद रखना, यहाँ पर देयर इज नो लैग, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ करंट लीड्स EMF, यहाँ पे लिखूंगा करंट लैग्स EMF, मतलब करंट बाद में आया, पहले इसमें करंट पहले आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस था वो 0 है, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो भी कैसा है, 90 डिग्री। अच्छा, ये अलग अलग पॉइंट्स है ताकि याद रहे आपको। वेव फॉर्म्स देखोगे तो इसका ऐसे, इसका भी ऐसे, तो ये आपका मान लो दोनों सेम ही होते हैं, ये आई और ई, तो दोनों स्टार्ट भी सेम पॉइंट पर हुए, खत्म भी दोनों सेम पॉइंट पर हुए। यहाँ पर दो वेव फॉर्म बनेंगे, एक बनेगा ये ऐसे और एक बनेगा ऐसे। पहले कौन आया, करंट, तो पहला वाला करंट, दूसरा वाला EMF, मतलब करंट पहले आएगा, ये आपका होगा I और ये आपका होगा E, ये स्टार्टिंग पॉइंट E का, ये स्टार्टिंग पॉइंट I का। सो करंट लीड कर रहा है इससे। फिर वेवफॉर्म जहाँ पे भी ड्रॉ कर लो तो ये भी आपका पहला वेवफॉर्म तो ऐसे आएगा और सेकेंड वेवफॉर्म ऐसे। इस बार ये वाला E और ये वाला I, ये वाला E और ये वाला I चेंज हो गया, देख लो दोनों में चेंज है ना। फेजर डायग्राम, करंट across resistor, EMF across resistor, current across capacitor, EMF across capacitor by the angle of pi by 2, current across inductor, EMF across inductor leading by the angle of pi by 2। यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, यहाँ बोलेंगे XC which is 1 upon 2 pi FC और XL is called as 2 pi FL, है ना। XC को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL को हमने क्या नाम दिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इट विल गोना अपोज। और सबके यूनिट क्या होंगे, दिस R इज ऑल्सो मेजर्ड इन ओहम, दिस XC इज ऑल्सो मेजर्ड इन ओहम, दिस XL इज ऑल्सो मेजर्ड इन ओहम। सबके सब ओहम्स में ही गिनते हैं हम लोग, किसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है ना। यहाँ पर देयर इज नो डिफरेंस फॉर AC एंड DC। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये सिर्फ आपके करंट को अपोज करेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो AC करंट है कि वो DC करंट है। रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कहीं पर पढ़ा आपने कैसे लिखा होगा भाई, रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ AC करंट और यूज्ड टू फ्लो अपोज द फ्लो ऑफ DC करंट। ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि वो अपोज करेगा। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या लिखूँ उसके लिए मैं, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू अपोज। AC को क्या करेगा भाई साहब, ये पास कर देगा, DC को क्या कर देगा भाई साहब, ये ब्लॉक कर देगा। इंडक्टर में क्या लिखूँ, AC को ये ब्लॉक करने वाला है, DC को ये पास करने वाला है। AC को ब्लॉक क्यों करेगा, बिकॉज इसको परिवर्तन जो है वो पसंद नहीं है। इफ किसी इंसान को परिवर्तन पसंद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, इंडक्टर। सो ये पूरा कच्चा चिट्ठा है अबाउट R, L एंड C दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द स्क्रीन। आप एक बार देखो, बताओ, समझो कि कैसे मैंने लिखा है, कैसे बनेगा। वेवफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, द फॉर्मूलाज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ वी गोना स्टार्ट अबाउट, स्क्रीन पॉज करके आपने लिख लिया होगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ R, L एंड C। लिख लो, मैं बिठा रहा हूँ उसको। चलो फटाफट चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ R, L, C के ऊपर। ये जो अभी के हमारे 20-22 मिनट या 25 मिनट गए हैं, दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन दैट वी हैव लेफ्ट ऑफ बिफोर द वैकेशंस के पहले जो हमारे सेगमेंट्स थे हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा कर ली, हमने उसके बारे में सब कुछ देख लिया।
अब हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट गोना टॉक अबाउट द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ स्टडी, द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वन एंड अदर फंक्शन, है ना। तो चलो आओ दुनियादारी सीखते हैं थोड़ी सी। क्योंकि देखो आर एल एल जो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर है, इन तीनों को हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि ये खुद से कुछ काम नहीं कर सकते। आप इन तीनों को लेकर के कोई सर्किट नहीं बना सकते, सिर्फ तीनों को लेकर के आपको बहुत सारी चीज़ों को और साथ में यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ मोर एंड मोर नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर, तभी आप इन सब के बारे में सोच सकते हो। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ सर्किट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वी कांट यूज़ द पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो खुद से कुछ काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल यदि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि उस दुकान पे जाकर के वो सामान लेकर आ, और वो दुकान बंद रही, तो आप वापस घर पे आ गए। आपने यदि ये खुद से ट्राई कर लिया तो कि ये सेम सामान किसी और दुकान में मिल जाएगा तो मैं वहाँ से ले जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है ना कि अमूल के आइसक्रीम आप एक ही दुकान से ले जाओ या अगली दुकान से ले जाओ, माल तो वही होगा। तो यदि खुद से आपने अपने आप को इम्प्लीमेंट कर लिया, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवनेस। तो वैसे एक्टिव कंपोनेंट्स होंगे जो चीज़ों को एम्पलीफाई करते हैं, डी एम्पलीफाई करते हैं, अटेन्यूएट करते हैं। और देर आर फ्यू सेगमेंट विच इज जस्ट यूज टू यू नो डू द वर्क, कि वहाँ पे दुकान बंद थी मैं वापस आ गया, तो पैसिव कंपोनेंट्स धीरे धीरे समझ में आएगा। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द एसी अक्रॉस आर एल एंड सी। मेरे पास में एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है विच इज़ आर एल सी एंड इट इज़ अप्लाइड बाय एन एसी सप्लाई। मैंने एसी लगा के उसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पर जब करंट फ्लो होना शुरू करेगा विच इज़ आई, दिस इज योर ईएमएफ। आई एम नॉट राइटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू, सोचो पहले क्या होगा। अक्रॉस आर करंट ईएमएफ फेज में, अक्रॉस एल करंट लीड्स, सॉरी ईएमएफ लीड्स। एक बार एल के पास में ईएमएफ आगे चलेगा 90 डिग्री से, करंट पीछे रह गया। कैपेसिटर में गए, कैपेसिटर में करंट 90 से आगे निकल गया, ईएमएफ पीछे आ गया, मतलब बैलेंस हो गया। तो जैसे आपका करंट एंटर करेगा वैसे ही आपका करंट वापस भी बाहर आएगा, कोई अंतर नहीं है। फेजर डायग्राम निकालते तो कैसे होगा, सब कुछ समझते फेजर डायग्राम से। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, है ना। सो ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर इज गोना बी इन फेज, EMF across capacitor is going to be down, EMF across inductor is going to be up, because resistor में the current and the EMF is same। capacitor में क्या होता है ICE, current leads EMF lags, और इंडक्टर में क्या होता है ELI, EMF leads current lags। मैं assume कर रहा हूँ यहाँ पर that the value of EL is very 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 large as compared to EC, बड़ी वैल्यूज है, मतलब बढ़ चुका है। तो जो ऊपर मेरा आएगा वो क्या आएगा, EL माइनस EC। यदि मैं डायग्राम को फिर से करेक्टली ड्रॉ करूँ तो ये आ गया मेरे लिए करंट, ये आ गया मेरे लिए ER, और ऊपर मेरे पास में आ गया EL माइनस EC। इसका मतलब कि यहाँ पर जो होगा दैट इज माइन E नेट, नेट जो होगा इन दोनों के बीच में निकलेगा। तो मैं E नेट के लिए कैसे निकालूँ, E नेट कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट ओवर ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर, कि ई नेट की वैल्यू आ गई ER होल स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। अच्छा व्हाट इज ER, दैट इज I मल्टीप्लाइड बाय R का होल स्क्वायर, EL I मल्टीप्लाइड बाय XL माइनस I मल्टीप्लाइड बाय XC का होल स्क्वायर। XC XL वाज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो I को कॉमन निकाल लो, तो I कॉमन, ये बच गया रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मैं इसको लिखता हूँ I मल्टीप्लाइड बाय Z, तो I ने I को मार दिया। दिस Z इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। क्योंकि किसी भी सर्किट में आप देखोगे तो आपको हमेशा कॉम्बिनेशन में R और L दिखेगा, R और C दिखेगा, बिकॉज R और L वैलिड है, R और C वैलिड है। LC नामक कोई सर्किट बनता नहीं है प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकली आप बना सकते हो, LC ऑसिलेटर होता भी है सर्किट में, बताते भी है बोर्ड्स में, बट ऐसा बनता नहीं है, बिकॉज विदाउट रेजिस्टेंस वी कैन नेवर फॉर्म एनी काइंड ऑफ द सर्किट। हम लोग पॉसिबल ही नहीं है सर्किट बनाने का। तो हमारे पास में एक नया वर्ड आया इम्पिडेंस। आई जस्ट होप आपको स्क्रीन पॉज करके एक बार देखो क्या किया हमने बोला कि EMF E है, करंट I है अक्रॉस R L एंड C।
तो ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस। आप नीचे भी लेते हो तो आपका आंसर फिर से वही आएगा, वो फर्क पड़ने वाला मुझे नहीं है। इट वुड बी जस्ट दैट कि इट इज एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अल्टीमेटली स्क्वायर्ड है, पॉजिटिव का स्क्वायर्ड भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर्ड भी पॉजिटिव, तो आंसर तो वही आएगा, है ना। तो आपने लिख लिया होगा, तो मिटाता हूं मैं ताकि मैं इंपिडेंस पे थोड़ा सा चर्चा कर पाऊं, आपको समझा पाऊं कि इंपिडेंस क्या है। तो हमारे पास में जो इंपिडेंस का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, द फॉर्मूला ऑफ इंपिडेंस सेज Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस इज इंपिडेंस, इट इज कॉल्ड एज opposition offered by combination of RL and C। इम्पिडेंस का मतलब क्या था, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड C। यदि मैं C की वैल्यू 0 कर दूं, इफ आई से देयर इज नो कैपेसिटेंस, तो मेरे लिए Z क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इफ आई से एक्सएल इज 0, अगेन Z वुड बी नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इफ आई से R इज इक्वल्स टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बिना रेजिस्टेंस के हम लोग सर्किट बनाना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड C। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके घर में जो एंटीनास होते हैं, एंटीनास को प्रॉपरली अरेंज किया जाता है। वी हैव टू, जिन्होंने ओल्ड एंटीनास देखे जिसके एल्यूमिनियम के एंटीनास होते हैं, उसको पतला सा वायर लगा होगा। अनलेस एंड अनटिल द इम्पिडेंस का मतलब देखो, सपोज मैं इफ आई एम द पर्सन एंड इफ आई नो द नॉलेज अबाउट फिजिक्स, ये आपका लेवल, ये मेरा लेवल, सॉरी ये आपका लेवल, ये मेरा लेवल, तो आइदर मुझे आपको नीचे लाना पड़ेगा और अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब तक हम दोनों एक लेवल पे नहीं आएंगे तब तक मेरा जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। सो टू ट्रैवल माई नॉलेज इन टू योर ब्रेन, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम टीचिंग इन सो लिथार्जिक वे और सो सिंपल वे दैट यू अंडरस्टैंड इट। सो इम्पिडेंस करेक्शन हैज़ टू बी देयर। तो मेरा जो इम्पिडेंस होगा आउटपुट, वो आपका इनपुट इम्पिडेंस होगा। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको हर चीज़ पहली बार में समझ नहीं आएगी, मेरे साथ भी ऐसा होता होगा। सो आप किसी भी इंसान का जो इनपुट इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इफ मुझे समझाना है आपको तो मुझे मेरा इम्पिडेंस को बहुत कम करना पड़ेगा। सो हम लोग कल फिर से एक बार बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इम्पिडेंस इज। सो इम्पिडेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड C, और फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जो हमने डायग्राम निकाली थी ना, वो डायग्राम हमने ऐसे निकाली थी कि यहाँ पर आपका निकला हुआ था ई नेट, ये यदि आपका एंगल फाई है, ये आपका ER था, तो ये जो था ये क्या हो जाएगा आपका EL माइनस EC। तो यहाँ से आप tan phi भी निकाल सकते हो, विच इज EL माइनस EC ओवर ER, है ना। देख लो एक बार कि आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो, विच इज EL माइनस EC ओवर ER। तो यहाँ से मैं और लिख दूँ तो क्या लिखूंगा मैं, tan phi इज नथिंग बट I मल्टीप्लाइड बाई XL माइनस I मल्टीप्लाइड बाई XC अपॉन I मल्टीप्लाइड बाई R। तो कैंसिल कर दो, तो tan phi की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, XL माइनस XC ओवर R, दैट इज द इक्वेशन फॉर tan phi, एंड दैट कैन ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ द इम्पिडेंस। ये डायरेक्शन क्या होगा, सो हम लोगों ने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी निकाल लिया। तो कल से हम लोग फिर चर्चा करेंगे अबाउट इम्पिडेंस, बट आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। और आप लोग एक बार वापस से जो हमने पढ़ा है आप एक बार रिवाइज करो। देन अगेन फ्रॉम टुमारो वी गोना स्टार्ट विद अवर बेसिक डिस्कशन। दिस इज AC अक्रॉस RL एंड C। ओके, चलो, थैंक यू।